नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35A सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। और वेयर हाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास? क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था। और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोड़ है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है।
ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है? याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस पराकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी हुई शक्ति का एक तेज था। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाल दिवस उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस के संविधान, लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर 4 साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में एक आयोजन होता है और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित उस बाल दिवस के कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं। बाकी वहां पर अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, एक कलहड़ का इतिहास, कलहड़ का कश्मीर किसने बर्बाद किया? देश के अंदर अपनी पौराणिक और वैदिक परंपरा को जीवित रखने वाला एक कश्मीर आज कांग्रेस ने, पीडीपी ने और स्टेट में होकर के टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। याद करते उनके समय में भारत के आन मान और शान के तिरंगा को फहराने के लिए गुहार लगानी पड़ती थी कांग्रेस के समय में या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर G20 के समिट होते हैं, दुनिया आकर के देखती है जम्मू कश्मीर के अंदर की टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समिट यहां पर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहनों और भाइयों, एक लंबी परंपरा अमरनाथ की यात्रा इस बार हम देख रहे थे। पहले धमकी आती थी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे, पहले धमकी आती थी उनके समय में और वे लोग सहम जाते थे, और अब तो पूरा देश और पूरी दुनिया बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा में आता है। धूम धड़ाके के साथ आता है, धूम धड़ाके के साथ जम्मू कश्मीर की सुगंध को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम करता है। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पूरा भारत आता है, पूरी दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबी आते हैं।
पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता को। तो आज जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधन किया। बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से आह्वान किया और सभी को ये जागरूक किया कि सभी अपना मत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे विपक्षी दलों से जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे बचकर रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सावधान रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई में इन दिनों एक बीमारी के खौफ से लोग सहम रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जिले में डिप्थीरिया बीमारी तेजी से पैर पसार रहा है। बता दें कि 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में अब तक करीब 10 बच्चों के भर्ती होने की खबर सामने आ रही है। वहीं 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। कई बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन अभियानों की सफलता पर मिलने वाले संक्रमित के सवालिया निशान लगा देते हैं। डिप्थीरिया ने जिले में तेजी से पांव पसारे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 79 केस संदिग्ध पाए गए हैं। आपको बता दें कि हरदोई में इन दिनों काफ़ी तेज़ी से डिप्थीरिया बीमारी फैल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 16 बच्चों में डिप्थीरिया की पुष्टि भी हुई और इनमें से 4 अभी तक आपको बता दें कि 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। विकासखंड सुरसा के सहोरिया बुजुर्ग निवासी राजेश की कक्षा 4 में पढ़ने वाली 11 वर्षीय पुत्री दीपांशी, मल्लावा के भवानीपुर निवासी राजेश के कक्षा 2 में पढ़ने वाले 11 वर्षीय पुत्र आशु और संडीला के बीबीपुर गोगावा उमराव निवासी वीरपाल का परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाला 6 साल का पुत्र शिवा और टोडरपुर के भदेव में एक बच्चे की मौत डिप्थीरिया की वजह से हुई है। डिप्थीरिया में संक्रमित केस और मृत्यु दर 20% पहुंच गई है। बता दें कि जिले में डिप्थीरिया से हुई 5 बच्चों की मौत और संदिग्ध रोगियों को लेकर सीडीओ सौम्या गुरुरानी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बच्चों के टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। टीकाकरण की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधारियों के आपको बता दें कि चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दी गई है। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की गूगल मीटिंग में बैठक ली गई। कहा गया कि टीकाकरण से वंचित छात्रों के साथ ही विद्यालय में सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाए। विशेष अभियान में 100% टीकाकरण किया जाना चाहिए। बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीपीटी के बूस्टर का लक्ष्य 31,224 और डीडी बूस्टर का लक्ष्य 47,367 रखा गया है। डिप्थीरिया से बचाव के लिए बच्चों के साथ ही गर्भवती और वयस्क व्यक्तियों को भी लगाया जाएगा। टीकाकरण की प्रतिदिन रिपोर्ट ली जाएगी और लापरवाही और जवाबदेही भी इसकी तय की जाएगी। बता दें कि आजकल सबसे ज़्यादा डिप्थीरिया के मामले हरदोई में देखने को मिल रहे हैं। डिप्थीरिया के जिले में कई संक्रमित बच्चे मिले हैं। इसमें से आपको बता दें कि 79 केस संदिग्ध पाए गए हैं, जिसमें से 16 में डिप्थीरिया संक्रमण की पुष्टि हो गई है, जिनमें से अब खबर आ रही है कि 5 बच्चों की मौत हो गई है। और बच्चों की मौत और डिप्थीरिया के संक्रमित केस मिलने से 5 साल में हुए टीकाकरण पर भी अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बता दें कि सरकार की तरफ से 5 सालों से टीकाकरण कराया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से डिप्थीरिया के बच्चों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से अब सरकार की इस मंशा पे भी सरकार ने जो टीकाकरण का अभियान चलाया है उस पे भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। कई बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन अभियानों की सफलता पर मिलने वाले संक्रमित केस अब सवालिया निशान लगते जा रहे हैं।
डिप्थीरिया ने जिले में तेजी से पांव पसार रहा है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 79 केस संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से 16 बच्चों में डिप्थीरिया की पुष्टि हो गई है और 5 बच्चों की इसकी वजह से मौत हो गई है। बता दें कि हरदोई में आए दिन सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा था। ये दावे किए जा रहे थे कि अब किसी भी बच्चे को इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से डिप्थीरिया ने अपने पांव पसारे हैं और लगातार बच्चों के अंदर इस बीमारी का संक्रमण देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई जिले के इस वक्त हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। डिप्थीरिया ने पूरे तरीके से हरदोई में अपना पांव पसार लिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदोई से हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, हरदोई में जिस तरीके से डिप्थीरिया फैल रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है, जो टीकाकरण अभियान चला रहा था। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्थीरिया के मामले में जो है अभी तक की 5 मौतें संज्ञान में आई हैं जी। और पिछले ये 2 महीने से भयावह रोग जो है, इसका संक्रमण भयावह तरीके से फैला हुआ है जी। आज की स्थिति में भी नाक कान गला विभाग से भी 3 पेशेंट जो है रेफर किए गए हैं 100 बेड के लिए जी। इसकी स्थिति इतनी भयावह है कि आम जनमानस बहुत परेशान है जी। उनके बच्चों को ये डिप्थीरिया का रोग धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन, आखिर वजह क्या है? क्योंकि जहां तक स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं, बराबर टीकाकरण किया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण का, और ये पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। उसके बावजूद भी इतने बच्चों का पता चला कि 79 केसेस हैं और जिनमें से 16 की तो पुष्टि भी हो गई है कि डिप्थीरिया ही है उन्हें। जी मैडम जी बताते चले मैडम कि हरदोई मेडिकल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है इस मामले में। मैंने हाल ही में सीएमओ से इस मामले में जब जानकारी ली थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, डिप्थीरिया का संक्रमण बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हम जो है सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह सब लग रहे हैं, मगर इस पर रोकथाम अभी पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है अनुभव, घर वालों का, परिवार वालों का क्या कहना है जिन बच्चों की मौत हुई है? क्या जो सरकार दावे कर रहे हैं कि घर घर जाके सभी को टीकाकरण कराया जा रहा है, क्या वो बच्चे टीकाकरण उन्हें हुआ था या उससे वंचित थे? जिन बच्चों को ये संक्रमण मैडम फैला है उन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ था इससे पहले जी। तो फिर सरकार के दावे कहाँ है? उनका तो ये कहना है कि हमारी टीम घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है और 5 सालों से चल रहा है। तो क्या हरदोई में एक बड़ा आंकड़ा रह गया है जिसका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। हरदोई में अभी मेडिकल कॉलेज के द्वारा बहुत ज्यादा तादाद में टीकाकरण नहीं हो पाया है, जिसके अभाव के कारण बच्चों में ये संक्रमण फैल रहा है और उनकी मौत की सुनने में आ रहा है कि उनकी मौत भी हो रही है मामलों में। अनुभव, क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पे कोई रिपोर्ट आई है या उनका कुछ कहना है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किए जाएंगे? नहीं, अभी मैडम उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक है, और जल्दी जाके उनसे इस मामले में बाइट लेके आपको सूचित करूँ। जी ठीक है अनुभव, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो वहीं बुखार, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में संक्रमण, ऐसी कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हम जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं असल में उनकी क्वालिटी बेहद खराब है। इतना ही नहीं, बहुत सी दवाएं तो नकली ही हैं जिन्हें बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। यह खुलासा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में किया है। दरअसल CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि पैरासीटामोल, पैंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित कुल 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। जाहिर है इन दवाओं के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं अब पैदा हो गई हैं। बता दें कि जिन दवाओं को लोग अपनी जीवनदायिनी मानते हैं, जिन दवाओं के सहारे लोग अपनी जान बचाने का दावा करते हैं या
पता चला कि वही दवाएं सबसे ज्यादा मौत के आंकड़ों को बढ़ाने वाली हैं। इस पे आगे जानकारी देने के लिए आईएमए के स्पोक पर्सन वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिन दवाओं को लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए लेते हैं, आज पता चला कि वही दवाएं उनके जीवन के लिए घातक भी है। सबसे ज्यादा अगर उपयोग में आती है तो वो पैरासिटामोल दवाई है, और वो भी इतनी खराब क्वालिटी में। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, जो दवाइयों की क्वालिटी रिपोर्ट करी गई है जी, वो अगर खराब है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पे फर्क डालती हैं। जैसे हम लोग पेंटॉप है, एल्मा एच है, ब्लड प्रेशर की दवा है, पैरासीटामोल रेगुलर लोग खाते रहते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं बेसिकली ये जिम्मेदार हैं। अच्छा, मैं न्यूज देख रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब ये नकली दवाइयां ये मैंने नहीं बनाया है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो आज की डेट में जीएसटी जो है इससे बिल्कुल ट्रेस हो सकता है कि कौन सा बैच कब बना है, कब निकला है, किसके यहाँ गया है, इसके थ्रू कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो ऐसे जिम्मेदारी कोई अपनी नहीं खत्म कर सकता है कि साहब हमने नहीं बनाया है या ये नकली दवाइयां कहीं से बन के मार्केट में सप्लाई हो रही हैं उनके नाम से। जी सर, लेकिन इससे पहले भी कई बार ये सवाल उठे हैं कि जो दवाइयां होती हैं उनमें मिलावट होती है, और पैरासीटामोल पे अक्सर ये सवाल उठते नजर आए। तो ऐसे में क्या कहना है कि लोग कैसे सावधान रहें, क्योंकि कुछ भी जरूरी चीज होती है, लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ये दवाइयां ले लेते हैं, चाहे पैंडी हो या पैरासीटामोल हो। तो ऐसे में क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, चाहे डॉक्टर लिखे दवाइयां चाहे वो अपने से ले लें, अगर पैरासीटामोल मार्केट में है और वो खरीदने जाते हैं चाहे प्रिस्क्रिप्शन से चाहे वैसे भी, अगर खराब दवा है तो डॉक्टर तो चेक नहीं करता उसकी क्वालिटी। डॉक्टर ने तो बस लिख दिया। अब वो क्वालिटी अगर खराब है तो जाहिर सी बात है उसको बैड इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा, उसको नुकसान करेगी। तो इसलिए डॉक्टर तो इंश्योर नहीं कर सकता है और पेशेंट भी क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकता है देख करके, आंखों से समझ करके। तो इसलिए ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सही क्वालिटी की दवाइयां बनाएंगी। जी सर, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो सीधे उनका कहना है, वो तो मना कर देते कि हमारे यहाँ से नहीं गई है ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भुगतान तो पेशेंट को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में कौन जिम्मेदारी लेगा इन सारी चीजों की? नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही लेंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जब बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग तो उस समय बैच नंबर पड़ता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पड़ती है, और उसी बैच नंबर से और डेट से ही वो दवाइयां निकलती हैं वहां से। तो आप जिस बैच की दवाइयां खराब पाई गई उसको रिट्रो ट्रेस करिए आप, ये कहाँ से मूव हुई है, क्योंकि जीएसटी में सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा बैच कहाँ गया है और कहाँ सप्लाई हुआ है। तो जहां से सैंपल लिया गया है वहां से ट्रेस करें। और जी सर, क्या कहीं ना कहीं इनमें जो डिस्पेंसरी होती है या जो मेडिकल शॉप होते हैं उनकी परिस्थिति भी संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि दवाइयां लाते वही हैं तो वो भी तो खरीदने से पहले चेक करते ही होंगे। नहीं, किसी तरह का ऐसी केमिकल चेकिंग कोई नहीं करता है, क्योंकि दवाई बन के आई है तो वो गए मार्केट से लिया और लेके चले आए, सोल्ड कर दिया। वो क्वालिटी चेक नहीं करते हैं। जो मेडिकल स्टोर है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो क्वालिटी चेक नहीं करते हैं। या डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर क्वालिटी नहीं चेक कर सकता, क्योंकि ये क्वालिटी चेक जो है लेबोरेटरी में होता है। जी सर, हम ये चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सकता है। जी सर, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो दवाइयां हैं जो आम लोग जो बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया और पैंडी हो गया, ये अगर खराब क्वालिटी की आ रही है तो इनके इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि लोग अपने बचाव कर सके? सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं वीरेंद्र, हम मुझसे पूछ रही हैं। जी, हम ये जानना चाहेंगे इससे क्या क्या स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है इन दवाइयों से? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी कम है पैरासीटामोल की, एक्टिव इंग्रेडिएंट कम है, तो पता चला हमने 1 टैबलेट दिया, 2 टैबलेट दिया, बुखार उतर नहीं रहा है, नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2, अगर मिलावट है किसी की तो जो भी केमिकल उसमें मिला हुआ है, जो भी इंग्रेडिएंट और मिल गया है उसमें, तो वो जो साइड इफेक्ट करेगा उससे बॉडी में नुकसान होगा।
अच्छा, जब बुखार नहीं उतरेगा तो ज्यादा से ज्यादा पैरासीटामोल लगाने की कोशिश लोग करेंगे, तो उससे एक ओवरडोजिंग होने का चांस रहेगा। तो इस तरह से ओवरडोजिंग होने पर फिर वो नुकसान करेंगी, लीवर पर प्रभाव करेंगी या और भी बॉडी में प्रभाव आता है इसका। जी सर, दवा लेने से पहले क्या चीज चेक करना चाहिए पेशेंट को, ये जानकारी दीजिए ताकि ध्यान रहे आज से। नहीं, देखिए, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कोई उसको हाथ से चेक कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। चेकिंग तो लेबोरेटरी में ही होता है जी, क्योंकि तो इस तरह से आप देख करके हाथों से छू करके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट है वो तो रियल ही मेंशन करते होंगे वो लोग। नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट रियल मेंशन करते हैं, एक्सपायरी डेट भी रियल मेंशन करते हैं, क्योंकि वो संभव नहीं होता है कि उसको बदला जा सके, ऐसा संभव नहीं होता है जी। अब ये है कि कोई ये कहे कि नहीं साहब हमने तो बहुत पहले बना दिया था, किसी ने इसकी डुप्लीकेट फिर से पैकिंग को हटा करके दूसरी पैकिंग डाल करके दूसरे में पैक करके उसने बेच दिया है मार्केट में, या एक्सपायर दवाइयां बेच दिया है मार्केट में, तो इससे भी वो बैच नंबर से ट्रेस हो जाएगी कौन से बैच नंबर की दवा कब खत्म हो चुकी है मार्केट से, वो सेल हो चुकी है। अगर ये दवा बची हुई है या सेल हो रही है मार्केट में, इसका मतलब इसकी डुप्लीकेसी हुई है, ये वहां नहीं बनी हुई है। ठीक है सर, तो क्या अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, इन दवाइयों पे बैन लगाएगी? नहीं, दवाइयों को इसलिए बैन नहीं लगाया जा सकता कि दवाइयां तो अपने आप में अच्छी है ही है, ये तो टेस्टेड दवाइयां हैं, चाहे वो टेल्मा एच हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो आपके पेंटॉप डी हो। अब ये रही कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल कंपनियां जिस समय बनाती हैं उस समय भी एक इनका क्वालिटी कंट्रोल निकलता है कि कभी बिजली चली गई, कभी टेम्परेचर डाउन हुआ, कभी टेम्परेचर अप हुआ, तो ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड होती हैं उसमें, तो उससे भी क्वालिटी खराब होने का खतरा रहता है। उसको हो सकता है बाईपास करते थे, चलो प्रोडक्ट बन गया इसलिए इसको मार्केट में जाने दो, तो उस समय उस बैच का जो वो उनका निकलता है, उस समय जब बनती हैं दवाइयां, उसका भी रिकॉर्ड कंपनियों के पास होता है, उसका ऑडिट होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बैच हैं जिसमें बीच में बिजली गई, बीच में मशीन बंद हुई, बीच में टेम्परेचर डाउन हुआ या अप हुआ या गर्मी हुई, तो वो सारी चीजें भी मॉनिटर की जा सकती है। जी सर, ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, दर्शकों को हम सुझाव क्या देना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि दवा खराब है कि सही है ना, तो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है कि वो तो नहीं जान पाएंगे कि दवा सही है कैसे। अगर सर दर्द हुआ या फीवर हुआ तो मार्केट से हम जाएंगे पैरासीटामोल ले लेंगे, लेकिन वो असर तो हमारे स्वास्थ्य पे ही करेगा ना, वो हमारे पे बुरा ही। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे में कोई पता ही नहीं कर सकता ना जी। फील्ड में एक बार मार्केट में वो मार्केट से उठा के लैब में जाके ही टेस्ट हो सकती है जी। तो वो संभव नहीं है, कोई चाहे न कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि क्वालिटी अच्छी है, या पेशेंट भी नहीं बता सकता, ना रिटेलर ना होलसेलर, कोई नहीं बता सकता जी। ये सिर्फ लैब से पता चल सकता है। ठीक है। हाँ, अगर ऐसी दवाइयों से कोई दिक्कत होती है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी साइड इफेक्ट आ रहा है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता फील्ड में ये खराब क्वालिटी की दवाइयां। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नकली दवाइयों की वजह से जो दवाइयां हम अपने स्वास्थ्य के लाभदायक के लिए खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो कुछ लोगों के लालच और लापरवाही की वजह से वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।